नमस्कार, चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली खबर में हम बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की। बैठक नॉर्थ एवेन्यू में सुबह 11 बजे शुरू हुई। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद ये पहली ऐसी उच्च स्तरीय बैठक थी। दूसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की जासूसी का आरोप लगाकर कांग्रेसी विधायक। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, पूरे प्रदेश से औद्योगिक और एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमी यहां मौजूद है। तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज झांसी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कुंभ पर सवाल उठाए, महाकुंभ में उमड़ा जनसैलाब उनके मुंह पर तमाचा है। चौथी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सबसे बड़ी हाईटेक टाउनशिप अंसल एपीआई की ओर से बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके कारण हजारों खरीदार सड़कों पर परेशान घूमने को मजबूर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद ये पहली ऐसी उच्च स्तरीय बैठक थी, जो मई 2023 से जातीय संघर्ष से जूझ रहा है। कहा जा रहा है कि यह बैठक अशांत राज्य में सामान्य स्थिति वापस लाने और विभिन्न समूह द्वारा रखे गए अवैध और लूटे गए हथियारों को आत्मसमर्पण करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आयोजित की गई थी। बताया जाता है कि गृह मंत्री ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। राज्य में समग्र कानून और व्यवस्था की स्थिति पर एक विस्तृत जानकारी दी गई। सूत्रों ने कहा कि बैठक का ध्यान मई 2023 से पहले के स्तर को सामान्य स्थिति में वापस लाने और विभिन्न समूह द्वारा रखे गए अवैध और लूटे गए हथियारों के आत्मसमर्पण पर था। नई दिल्ली में बैठक में राज्यपाल अजय भल्ला, मणिपुर सरकार और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। मणिपुर के अंदर हिंसा हुई थी, उसके बाद यह पहली बैठक रखी गई है राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद से, और मणिपुर में 2023 से ही हिंसा जारी है और उसी को लेकर के वहां पर सामान्य स्थिति बन सके, उसी को लेकर आज बैठक की गई थी। शासन लगाया था उसी दिन से ये क्लियर हो गया था कि केंद्र सरकार अब वहां पे ऑपरेशन ऑल आउट करेगी, जिसके संदर्भ में आज बैठक हुई है। और अमित शाह जी ने कहा है कि 8 तारीख से वहां कोई रोड ब्लॉकेज नहीं होगा। ये कुछ दिन का इंटरिम समय दिया गया है, वरना वहां की जो स्थिति है उसमें भी कश्मीर की तरह कार्रवाई करी जाएगी और वहां सेना को खुली छूट देकर वहां के जनजीवन को सामान्य करने की कोशिश करी जाएगी। क्योंकि जहां तक खबरें हैं, इंटेलिजेंस इनपुट ये कहता है कि मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है इसमें कुछ बाहरी शक्तियां इन्वॉल्व है, इसलिए सरकार को ऑपरेशन ऑल आउट करना पड़ेगा। क्योंकि वहां पे जो शस्त्र बरामद हो रहे हैं, जो आर्म्स एंड एमिनिशन सेना ने या पुलिस ने पकड़े हैं, वो भारत में बने नहीं है। इसका मतलब कुछ बाहरी शक्तियां मणिपुर को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं और अब सरकार ने पूरा मन ये बना लिया है कि मणिपुर को जल्दी से जल्दी स्थिरता की तरफ लाया जाए। मणिपुर के हाल देखी जाए तो बद से बदतर है और वहां पर जैसे कांग्रेस की सरकार हो, कांग्रेस ने भी कई बार सरकार पर सवाल उठाया और कहा है कि जो शाह है वहां पर क्यों नहीं जाते, और साथ ही प्रधानमंत्री पीएम मोदी पर भी सवाल खड़े किए थे। कांग्रेस को ये ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कितनी बार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया था, क्या उसके बाद स्थिति सामान्य हो गई? केंद्र सरकार ने 2014 के बाद से नॉर्थ ईस्ट की जो पॉलिसी रखी है, उसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा था और बहुत समृद्धि की तरफ बढ़ रहा था। पता नहीं कैसे किन ताकतों की वजह से 2023 से मणिपुर अस्थिर हो गया, मणिपुर में इस तरीके की घटनाएं होने लगी। लेकिन केंद्र सरकार ने अब इसका संज्ञान लेते हुए इसको एक बार में खत्म करने की कोशिश करी है और मुझे लगता है अगले 1 से 2 महीने में मणिपुर बिल्कुल पीसफुल हो जाएगा, क्योंकि मणिपुर में सेना और पुलिस का एक कंबाइंड ऑल आउट ऑपरेशन होना था और जिसके लिए राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाया गया। जी, वहां पर जो नशे का कारोबार भी काफी फैला हुआ, उसी को ध्वस्त करने को लेकर भी आज इस बैठक में चर्चा की गई थी। जी, आपका कहना ये बिल्कुल सही है। इस तरीके के जो कारोबार होते हैं, यही लोग उस प्रदेश में अस्थिरता लाते हैं, जिससे कि इनका कारोबार आसानी से होता रहे। केंद्र सरकार ने पिछले 2 साल का जो मणिपुर से अनुभव है उसको एनालाइज करते हुए अब वहां पे एक नया ऑपरेशन शुरू करने की कोशिश करी है और मुझे लगता है अगले 1 से 2 महीनों में
सरकार ने पिछले 2 साल में जो कुछ भी आइडेंटिफाई करा है, जो कुछ भी वहाँ गलत हो रहा है, उसको खत्म करके मणिपुर को फिर से स्थिरता और खुशहाली की तरफ लेके आए। जी, जल्द ही जो मणिपुर की जो हालत है वो सही देखने को मिलेगी, क्योंकि अब शाह ने मीटिंग बुलाई है और ये राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद पहली मीटिंग की गई। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, पूरे प्रदेश से औद्योगिक और एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमी यहां मौजूद है। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की ओर से शुरू की गई आरएएमपी योजना का यहां शुभारंभ किया गया है। सरकार बड़े उद्योगों को कई सुविधाएं देती है, लेकिन आरएएमपी योजना के जरिए सरकार एमएसएमई को सहयोग देगी। सीएम ने आगे कहा, हमारी सरकार को सत्ता में आए 1.25 साल से ज्यादा हो गया है। इस दौरान हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। प्रदेश भर के इंडस्ट्रियल और जो एमएसएमई सेक्टर के जो उद्यमी हैं, सभी यहां पर उपस्थित हुए हैं और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए रैंप योजना शुरू किए हैं, उसका आज यहां पर लॉन्चिंग हुआ है, उसका शुभारंभ किए हैं। बड़े उद्योगों को तो सरकार कई तरह की सुविधा देती ही है, लेकिन अब जो एमएसएमई सेक्टर के जो छोटे उद्यमी हैं, उनको भी रैंप योजना के माध्यम से सहयोग देने का काम सरकार करेगी। उस पर भी यहां पर प्रेजेंटेशन हुआ और केंद्र से अधिकारी आए थे, उन्होंने उस पर विस्तार से प्रकाश डाला है और आज के इस अवसर में एमएसएमई सेक्टर के कई उद्यमियों को लोन भी दिए हैं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। उनको भी बधाई है, शुभकामनाएं हैं। आगे चल के वही बड़े उद्योगपति बनेंगे और अनेक उद्योगपति यहां पर इन्वेस्ट करने का प्रस्ताव दिए हैं, उनको भी हम लोग लेटर प्रदान किए हैं। उनका भी स्वागत है। निश्चित रूप से उनके इन्वेस्ट करने से यहां पर उद्योग धंधे बढ़ेंगे और हमारे बेटा बेटियों को रोजगार भी मिलेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैंप योजना का शुभारंभ किया है, जिससे कि एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा। जैसे कि जो बड़ी कंपनीज होती है उनको बढ़ावा मिल जाता है, पर जो स्मॉल मीडियम कंपनीज होती है उनको भी बढ़ावा मिले, इसके लिए पीएम मोदी ने रैंप योजना की शुरुआत की है, जिससे कि औद्योगिक और एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमी यहां मौजूद है। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने रैंप योजना का शुभारंभ किया है, जिससे सरकार बड़े उद्योगों को कई सुविधाएं देती है, लेकिन रैंप योजना के जरिए सरकार एमएसएमई को सहयोग देगी। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता प्रवीण मनहर जुड़ गए हैं। प्रवीण, छत्तीसगढ़ में रैंप परियोजना का शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है, जिससे कि एमएसएमई को भी बढ़ावा मिल सके। देखिए, निश्चित तौर पे आज जिस तरीके से रैंप जो योजना है उसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में हो गई है, इसकी शुरुआत जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। हालांकि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ जिस तरीके से छत्तीसगढ़ उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन भी मौजूद थे। आपको बता दें कि रैंप के तहत जो बड़े उद्योगपति थे, बड़े उद्योगों को लेकर जो है कई फायदे वो सरकार के द्वारा दिए जाते थे, उसको देखते हुए अब रैंप की शुरुआत की गई है, जिस तरीके से छोटे उद्योगों को भी काफी जो है वो सहूलियत मिलेगी, काफी मदद इसको मिलते हुए नजर आएंगे। और आज जिस तरीके से कहूँ मैं कि छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत हो गई है, तो अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ सरकार की, तो जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में नए उद्योग नीति भी लागू कर दिए हैं, तो इन दोनों के कहीं न कहीं काम होने पर जो उद्योग नीति है, उद्योगों पे जो काम करने वाले लोग हैं, उद्योग लगाने वाले लोग हैं, उसको कहीं न कहीं बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। जी, एमएसएमई से युवाओं को रोजगार भी सृजित हो गया, जिससे कि छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा और छत्तीसगढ़ के अंदर ही रोजगार सृजित कर दिए जाएंगे एमएसएमई के द्वारा। देखिए, निश्चित तौर पर एमएसएमई के तहत जिस तरीके से अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में उसका जो है काफी इफेक्ट पड़ने वाला है, काफी प्रभावशील होने वाला है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो नौजवान युवा हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, उसको इसके तहत कहीं ना कहीं रोजगार मिलते हुए दिखते नजर आएगी। क्योंकि इसके लागू होने से अब कहेंगे जो उद्योग हैं, जो छोटे कारखाने हो चाहे बड़े कारखाने हो,
इस पर जो छत्तीसगढ़ के पढ़े लिखे जो युवा हैं, जो क्वालिफाइड युवा हैं, उसको कहीं ना कहीं रोजगार मिलते हुए दिखाई देगी। क्योंकि जिस तरीके से आज से जो है रैम योजना की शुभारंभ हो गई है, तो निश्चित तौर पे इन दोनों एमएसपी और रैम के तहत जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के जो युवा है उसको कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के ही नए कारखानों हो या चाहे नए उद्योग हो, चाहे नए उद्योग नीति के तहत, ये तमाम तरीकाओं से जिस तरीके से इसको लेकर कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने के साथ साथ उद्योग मंत्री जो लखनलाल देवांगन है, उन्होंने इनके नया रायपुर में इसको शुभारंभ किया है। तो आने वाले समय में निश्चित तौर पे इसका फायदा छत्तीसगढ़ के जो युवा है और साथ ही छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलते हुए नजर आएगा। जी, पहले जब पूर्व सीएम बघेल की सरकार थी और अभी भाजपा की सरकार है, देखा जा रहा है कि नक्सलवाद का खात्मा बहुत तेजी से हो रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से मैं बात करूं नक्सलवाद को लेकर, तो छत्तीसगढ़ में बस्तर सबसे ज्यादा नक्सलवाद प्रभावित इलाका है। बस्तर के तमाम जिले, चाहे बीजापुर की बात करूं, चाहे सुकमा की बात करूं, चाहे दंतेवाड़ा की बात करूं, चाहे नारायणपुर की बात करूं, चाहे बस्तर की बात करूं, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ काफी नक्सलवाद है। और आज जिस तरीके से सुकमा जिले में जो सुरक्षा बल है हमारे, वो 2 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता प्राप्त की है। क्योंकि लगातार सरकार के द्वारा नक्सल अभियान चलाए जा रहे हैं। अलग अलग जो सुरक्षा बल है वो अलग अलग क्षेत्रों पर, अलग अलग जिले के अलग अलग जो सीमावर्ती राज्य है, चाहे सीमावर्ती जंगल है, उस पर कहीं ना कहीं सूचना मिलते ही कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। मुठभेड़ में कई सारे ऐसे जो नक्सली हैं, काफी नामी ग्रामी नक्सली जिसके ऊपर लाखों रुपए के जो है वो इनाम थे, उसको हमारे सुरक्षा बलों ने लगातार मार गिराया है। तो आज जिस तरीके से सुकमा में कहूँ तो आज 2 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बलों ने जो है वो मार गिराया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो है सुरक्षा बलों को जो है वो बधाई देते हुए नजर आए। साथ ही साथ अगर मैं नक्सलवाद की बात करूं तो जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह पिछले दिनों छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए थे, छत्तीसगढ़ में उन्होंने साफ तौर पे कहते हुए नजर आए कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सल खत्म कर दिए जाएंगे। इसी ओर कहीं ना कहीं जो सरकार है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वो लगातार ईश्वर काम कर रहे हैं। लगातार गृह मंत्री जो है वो अधिकारियों की बैठक लेते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ जो जवान हैं, अगर मैं डीआरटी की बात करूँ, एसटीएफ की बात करूँ, लोकल पुलिस की बात करूँ, तमाम जो फोर्सेज हैं वो संयुक्त टीम से लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं पिछले 13-14 महीनों की बात करूं तो लगभग 200 से अधिक नक्सलियों को छत्तीसगढ़ के जो हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं वो उन्होंने मार गिराया है। लगभग 1000 से अधिक जो ऐसे नक्सली हैं, काफी इनामी हैं, जिनको पर उनको कहीं न कहीं आत्मसमर्पण करवाने में हमारी जो सुरक्षा बल है उसको कामयाबी हासिल मिली। तो निश्चित तौर पे कहें कि छत्तीसगढ़ की ओर कहीं न कहीं एक सरकार काफी बेहतर काम कर रही है। आने वाले समय में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नक्सल खात्मे की ओर बढ़ते हुए नजर आएगी, तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा है कि आने वाले जो 2026 है उस पर छत्तीसगढ़ से जो है नक्सलवाद खात्मा करते हुए नजर आएंगे। लगातार जिस तरीके से अगर मैं बात करूं नक्सलवाद की जो प्रवीण, जैसे कि रैंप योजना के जरिए साथ ही युवाओं को रोजगार मिलेगा और नक्सलवाद जल्द ही 2026 तक खत्म हो जाएगा, ऐसे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। और जल्दी आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज झांसी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कुंभ पर सवाल उठाए, महाकुंभ में उमड़ा जन सैलाब उनके मुंह पर तमाचा है। महाकुंभ से हुई आय को भगदड़ में मृत हुए परिवारों को देने की अखिलेश यादव की मांग पर उन्होंने कहा कि अखिलेश हमारे सलाहकार नहीं, सरकार अपना काम बेहतर ढंग से कर रही है। सपा व कांग्रेस दलितों की दुश्मन पार्टी और भाजपा ही सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी है। इसके साथ ही दागी सांसदों की सूची में सपा के ज्यादा सांसद होने के सवाल पर कहा कि सपा तो दंगाइयों, माफियाओं, गुंडों की पार्टी है। अगर इनका निकाल दिया जाए तो समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाएगी। महाकुंभ की जो सफलता है वो पूरे देश की है, पूरे उत्तर प्रदेश की है, प्रदेश के एक एक नागरिकों की है। और दिव्य भव्य ऐतिहासिक अद्भुत और अलौकिक महाकुंभ, यह प्रदेश की बड़ी उपलब्धि है। और मैं यह मानता हूं कि जिन लोगों ने महाकुंभ पर सवाल उठाए, हमारे पूज्य साधु संत तमाचा नहीं मारते, श्रद्धालु तमाचा नहीं मारते, लेकिन उनका उमड़ा हुआ जनसैलाब
विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा है। श्री अखिलेश यादव जी हमारे सलाहकार नहीं है। सरकार जो करना है वो अच्छे से कर रही है, प्रदेश के हित में, देश के हित में, श्रद्धालुओं की सेवा की दृष्टि से, संतों की सेवा की दृष्टि से, गंगा जी के घाटों के निर्माण की दृष्टि से, प्रयागराज हो, चाहे काशी हो, चाहे चित्रकूट हो, और चाहे अयोध्या जी हो, चाहे नैमिषारण हो, चाहे विंध्याचल धाम हो, चाहे मथुरा वृंदावन हो, हम सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास इस तरह से करना चाहते हैं कि चाहे जितनी बड़ी संख्या में भक्त लोग आवें, उनको कोई असुविधा न हो। राहुल गांधी ने कहा भाजपा दलित विरोधी है मथुरा की घटना को लेकर के। देखिए, कांग्रेस पार्टी दलितों की दुश्मन पार्टी है, समाजवादी पार्टी दलितों की दुश्मन पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास करती है। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ झांसी से संवाददाता अखिलेश राज जुड़ गए हैं। अखिलेश, डिप्टी सीएम का झांसी दौरा था, उसी दौरान महाकुंभ को लेकर जो सपा है लगातार सरकार को घेरती नजर आई और उसी को लेकर 66 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है और केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर निशाना भी साधा है। कहा है कि अब उनको मुंह तोड़ जवाब मिल गया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का झांसी दौरा है। झांसी दौरे पर सबसे पहले वो सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने पूर्व जिला अध्यक्ष जमुना प्रसाद की पुत्री की शादी में उनके शादी समारोह के बाद करते हुए महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव ने जो सवाल उठाए थे, कुंभ को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। जी, ये भी देखा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर कहा है कि ये दंगाइयों माफियाओं की पार्टी है। जी बिल्कुल, उन्होंने ये बताया कि जिन लोगों ने महाकुंभ के मेले में हमला कहा था, जो जनसैलाब ही उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। साथ ही उन्होंने बताया है कि मृतक हुए परिवारों को जो महाकुंभ में आय हुई है, अखिलेश यादव ने कहा था कि उनके परिवारों को देने की बात कही थी। उन पर घेरते हुए अखिलेश यादव, उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव हमारे सलाहकार नहीं है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास की पार्टी है। सपा कांग्रेस दलितों की दुश्मन पार्टी है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सबसे बड़ी हाईटेक टाउनशिप अंसल एपीआई की ओर से बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके कारण हजारों खरीदार सड़कों पर परेशान घूमने को मजबूर हो जाएंगे। अंसल एपीआई हाईटेक टाउनशिप की ओर से लगभग 4800 एकड़ में प्लॉट और बिल मकान देने के नाम पर खरीदारों से लाखों करोड़ों रुपए नगद और किश्तों में वसूलने के बाद आज लगभग 15 सालों के बाद भी कुछ नहीं दिया। मेहनत की गाड़ी कमाई को अंसल एपीआई हाईटेक टाउनशिप ने एक ही झटके में चकनाचूर कर दिया। फाइनेंशियल डिफॉल्ट के चलते अंसल एपीआई को दिवालिया घोषित कर दिया गया है, जिसकी जानकारी मिलने पर खरीदारों ने राजधानी लखनऊ स्थित अंसल एपीआई हाईटेक टाउनशिप ऑफिस का घेराव करते हुए धरने पर बैठ गए। लेकिन इस मामले में टाउनशिप का कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। 10 साल पहले हमने भी अपने यहाँ पे गाड़ी कमाई लगा के 2 प्लॉट लिए थे और कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है। आज तक ये पता नहीं कि प्लॉट है भी कि नहीं है, कहाँ है ये नहीं पता है। और जो यहाँ से जो अंसल के लोग जो जा रहे हैं इंसॉल्वेंसी में, ये मतलब बहुत ही एक साजिश के तहत है। इसको तो और हमने सिर्फ यहाँ इसलिए लगाया कि सरकार की मुहर थी, हमें ये भरोसा था कि सरकार है, एक ओवरव्यू दे रही है, एमओयू करा हुआ है, इसलिए हमारा भरोसा था। अब तो वो भरोसा भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। मैंने प्लाट बुक कराए थे अंसल में 2010 में, एकड़ की स्कीम में बुकिंग हुई थी। उसके बाद इन्होंने एक्स्ट्रा लैंड का भी हमसे 19,175 के हिसाब से कास्ट ली, एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्ज लिया, CLU लिया और सारा बैलेंस हमारा स्टैंडिंग बैलेंस 0 है। उसके बाद भी रेरा 6 साल से रेरा पेशी कर रहा है, उसने भी कुछ नहीं दिलाया हमको और अंसल से तो कोई उम्मीद ही नहीं रही। NCLT सरकार ने पता नहीं कैसा विभाग बनाया है जो पैसा बटोर के लोग वहाँ दिवालिया घोषित हो जाते हैं। एक प्लाट N सेक्टर में N3/57 लिया था, कैश डाउन 20 लाख रुपया देके कैश डाउन इन वन गो, और करीब 15 साल हो गए।
आज तक उस सेक्टर में आप प्लाट का शकल नहीं देख सकते। प्लाट तो एन सेक्टर बना हुआ है, लेकिन प्लाटिंग नहीं हुई है उसकी। कई बार इनके अधिकारियों से मिले तो कह रहे थे नहीं आपका लोगों का ज्यादा नहीं बिला और फ्लैट्स का प्रॉब्लम ज्यादा है और इसका रजिस्ट्री शुरू कर देंगे। 3-4 बार इनके अधिकारियों से यहाँ जो इनका ऑफिस उससे मिले, लेकिन आज तक रजिस्ट्री की कराने की नौबत नहीं आई। पेमेंट पूरा हो रखा है, फाइल पूरी रखी हुई है, कोई सुनवाई नहीं। बता दें कि हाईटेक टाउनशिप के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है और फाइनेंशियल डिफॉल्ट के चलते अंसल एपीआई को दिवालिया घोषित कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि खरीदारों ने राजधानी लखनऊ स्थित अंसल एपीआई हाईटेक टाउनशिप ऑफिस का घेराव करते हुए धरने पर बैठ गए। वहां पर लोग काफी परेशान हैं और इस मामले में टाउनशिप का कोई अधिकारी बोलने को तैयार भी नहीं है। जिम्मेदार मामले में बोलने से बचते नजर आ रहे। वहीं आपको बता दें कि लगभग 15 सालों के बाद भी कुछ नहीं दिया गया है और मेहनत की गाड़ी कमाई को अंसल एपीआई हाईटेक टाउनशिप ने एक ही झटके में चकनाचूर कर दिया है। बता दें हाईटेक टाउनशिप के नाम पर एक बड़ा घोटाला हुआ है और जिम्मेदार कुछ बोलने से बच रहे हैं, जिसके कारण हजारों खरीदार सड़कों पर परेशान घूमने को मजबूर हो जाएंगे। अंसल एपीआई हाईटेक टाउनशिप की ओर से लगभग 4800 एकड़ में प्लॉट मकान देने के नाम पर खरीदारों से लाखों करोड़ों रुपए नगद और किश्तों में वसूलने के बाद लगभग 15 सालों के बाद भी कुछ नहीं दिया गया। बता दें कि अंसल एपीआई हाईटेक टाउनशिप ने एक ही झटके में चकनाचूर कर दिया है। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए हैं। प्रशांत, हाईटेक टाउनशिप के नाम पर बड़ा घोटाला किया गया है, ना ही उनको प्लॉट दिया गया है और अभी जो लोग हैं वो सड़कों पर घूमने को मजबूर है। बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये लखनऊ के अंसल एपीआई टाउनशिप में जिस तरीके से वायर्स के साथ धोखाधड़ी हुई है, उसको लेकर सभी जो वायर्स हैं वो धोखाधड़ी से काफी परेशान दिख रहे हैं। मजबूर इस बात को लेकर है कि कई बार उन्होंने जो है इंस्टॉलमेंट पर अपना पैसा यहाँ पर जो उन्होंने जमा किया था अंसल एपीआई को प्लाट, विला और मकान लेने को लेकर, लेकिन उन्हें अब तक कुछ भी नहीं मिला। करीब 15 साल ऐसे बीत गए हैं कि जहां वायर्स ने अपने करोड़ों रुपए यहाँ पर जमा किए थे और उन्हें किसी प्रकार का ना तो प्लाट आज तक मिल पाया, ना ही मकान मिल पाया और ना ही विला उन्हें मिल पाया। को शिकायत की गई तो उसके साथ ही जो रेरा डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का है वहां भी शिकायत की गई थी, लेकिन वहां भी जो उन्हें अभी तक किसी प्रकार से कोई राहत नहीं मिली है। लिहाजा क्योंकि अब अंसल एपीआई जो दिवालिया घोषित हो चुकी है, एक फाइनेंस कंपनी 80 करोड़ रुपए जो है डिफॉल्ट होने के मामले में अंसल एपीआई को दिवालिया घोषित कर दिया गया है, तो निश्चित रूप से जो अंसल एपीआई के मालिक हैं वो यहाँ बचत में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो वायर्स जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया था, यहाँ पर जो प्लाट, मकान और विला खरीदने को लेकर यहाँ पैसे दिए थे, वो उन्हें नहीं मिल रहे हैं। ऐसे बहुत से सैकड़ों लोग यहाँ पर आज भटक रहे थे। उन्होंने अंसल एपीआई लखनऊ के ऑफिस के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और यह बताया गया कि करीब यहाँ पर 4800 एकड़ में यह सबसे बड़ी हाईटेक टाउनशिप यहाँ पर स्थापित की गई थी। इसमें क्योंकि लोगों का यह मानना था कि जब ये टाउनशिप में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें ये श्योरिटी थी कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ अंसल एपीआई का एएमयू साइन हुआ है, यानी इंश्योर्ड गवर्नमेंट की तरफ से ये लोगों को यहाँ पर सुविधाएं मिल रही थी। लेकिन जिस तरीके से अंसल एपीआई दिवालिया घोषित हुई है, ऐसे में वायर्स को अब खासी परेशानी हो रही है। कई लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किया था, कई प्लाट लिए थे, बिला उन्होंने लिए थे, लेकिन आज ने उन्हें कुछ उपलब्ध है। लिहाजा ऐसे वायर्स अपने को बेघर महसूस कर रहे हैं, यहाँ पे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि टाउनशिप का मामला ऐसे में सड़क हो, बिजली हो, पानी हो या फिर सीवरेज की समस्या हो, यह सब जो टाउनशिप की होती है। लेकिन अब जब अंसल एपीआई यहाँ दिवालिया घोषित हो गई तो इस टाउनशिप में रहने वाले लोग अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाईटेक टाउनशिप स्थापित करने को लेकर तमाम योजनाएं जारी कर रहे हैं, तमाम योजनाओं का संचालन हो रहा है, बहुत ज्यादा सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल रही है। लेकिन वही अंसल एपीआई जिससे हाईटेक टाउनशिप के द्वारा यहाँ वायर्स के साथ जो गोलमाल यानी धोखाधड़ी की गई है वो हजम करने लायक नहीं है। तो ऐसे में जो वायर्स हैं वो न्याय का दरवाजा खटखटाने को मजबूर है और कई मामले अंसल एपीआई के जो है रेरा डिपार्टमेंट में चल रहे हैं, लेकिन रेरा की तरफ से भी जो है उन्हें अभी तक कार्रवाई के नाम पर कोई मजबूती नहीं मिली है। तो कई वायर्स जो है यहाँ पर अंसल थाने भी गए, वहां पर भी एफआईआर नहीं लिखी गई है, बल्कि जब भी उन्होंने कोई शिकायत दर्ज कराई है तो वहां के एसएचओ ने अंसल के अधिकारियों को बुलाकर केवल वार्तालाप किया है।
इस संबंध में कई जो यहाँ पर वायर्स थे उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर कई बार पुलिस की तरफ से उन्हें टरकाया गया है, कहीं डीसीपी कार्यालय, कहीं डीआईजी कार्यालय या फिर डीजीपी कार्यालय तक भेजा गया, लेकिन मामला अंसल एपीआई के ऊपर धोखाधड़ी का दर्ज नहीं किया गया है। सेवानिवृत्त अधिकारी भी हैं और इसके साथ ही सिख परिवार भी हैं जो करीब आज 15 वर्ष से लगातार प्लाट देखने को लेकर या फिर मकान लेकर बेताब है, लेकिन उन्हें कोई न्यायोचित कार्रवाई में वहां पर कोई स्थान नहीं मिला है। निश्चित रूप से लोग बेघर है, ठगा सा महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी को विषय पर ध्यान देने को लेकर गंभीरता रखनी चाहिए। जो भी ऐसे लोग पीड़ित हैं उन पर जो है न्याय की कार्रवाई के तहत जो अंसल एपीआई जो कंपनी अपने आप को दिवालिया घोषित करा लिया है, 83 लाख का जो डिफॉल्ट, यहाँ 83 करोड़ का जो यहाँ डिफॉल्ट दिखाया गया है फाइनेंस कंपनी के द्वारा, जबकि वायर्स का कहना है कि करीब 253 करोड़ रुपए अंसल एपीआई ने यही एपीआई की भूमि बेचकर एकत्र किया था कि ताकि ये 83 करोड़ रुपए जमा किया जा सके, लेकिन अंसल एपीआई ने वो जमा नहीं किया है, इसलिए वो दिवालिया घोषित हो गई। तो निश्चित तौर से कंपनी के जो मालिकान हैं वो यहाँ घोटालेबाज की श्रेणी में आ रहे हैं, वो संदिग्ध अवस्था में हैं, कई बार फ्रॉड हो चुके हैं। निश्चित तौर से इसमें केंद्र और राज्य सरकार की बड़ी कमियां रहती हैं, जिस कारण वायरस को बड़ा धोखा यहाँ सामने देखने को मिलता है, उन्हें धोखा मिलता भी है निश्चित तौर से, लेकिन जो कहा जाए कि जो कठोर कानून होने चाहिए वो नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर से जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में एक कंपनी के द्वारा धोखाधड़ी करने को लेकर उसकी 13 मंजिला इमारत को गिराया था, तो ऐसे ही लोगों की इच्छा भी है कि अंसल एपीआई के मालिकान को गिरफ्तार कर उन्हें न्याय देने का काम किया जाएगा, चाहे उनके प्लाट के नाम पर पैसे जमा हो या फिर मकान को लेकर हो या विला को लेकर हो, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें दिलवाने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय मिलेगा। जी प्रशांत, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।